ओके, तो अपन फर्स्ट क्लास के अंदर है ना जो इसका आयुर्वेद वाला पोर्शन था वो वाला कवर कर चुके थे। अब इसके अंदर अपने पास में फ्रैक्चर आता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपने पास में इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर फ्रैक्चर के अंदर पढ़ना पढ़ना क्या क्या है और किधर किधर से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के अंदर से। सबसे पहले देखो फ्रैक्चर क्या होता है और उसके इटियोलॉजी के बेसिस पे है ना उसके कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है अपने पास में कि डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे भी कि मतलब अगर बोन्स डिस्प्लेस हो रही हैं, जैसे किसी भी फ्रैक्चर के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, जैसे अपन ने संधि मोक्ष देखा था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन काफी डिफरेंट है। इटियोलॉजी के बेसिस पे भी हो सकता है, मतलब किस कारण से फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, ट्रोमा के बेसिस पे भी हो सकता है फ्रैक्चर, या कोई डिजीज की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है, और एनवायरनमेंट के साथ में उस फ्रैक्चर का क्या रोल आता है। ये सारी अपन क्लासिफिकेशन के अंदर बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में अपने पास में इसके क्लिनिकल फीचर्स, एक सेकेंड, इसके बाद में अपने पास इसके क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन रहेगा और मैनेजमेंट रहेगा। जो मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है फ्रैक्चर का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है अपना, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर से प्रॉपर एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फ्रैक्चर का अपने को जो मैनेजमेंट होता है वो एक्सप्लेन करना होता है उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और मैनेजमेंट के अलावा एक जो सेपरेट पोर्शन आता है वो आता है कि इस अलग अलग बोन्स का फ्रैक्चर देखने को मिलता है अपने को, जैसे ह्यूमरस बोन है तो वो कहाँ से फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है। उन चीजों के अंदर अपने को है ना क्या चीज पे फोकस करना है, जैसे डिफरेंट बोन्स के अपन फ्रैक्चर देखेंगे तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना होता है कि वो बोन की लोकेशन क्या होती है, कि वो बोन कहाँ से ब्रेक हो सकती है। ठीक है। क्योंकि कॉजेज तो देखो किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो कॉज कॉमन ही रहेंगे उसके अंदर। डिजीज से हो रहा है, किसी ट्रोमा की वजह से हो रहा है, वो कॉजेज सेम रहेंगे। जो यूनिक चीज रहेगी इन फ्रैक्चर्स के अंदर वो यूनिक रहेगा कि उसकी साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या होती है। कि ह्यूमरस है वो एक लॉन्ग बोन है तो उसके फ्रैक्चर की डिफरेंट लोकेशंस होंगी, क्लेविकल है वो अलग जगह से टूटेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले फ्रैक्चर, अपने को कॉमन डेफिनेशन इसकी पता ही है, अपने को याद ना भी रहे तो भी अपन लिख सकते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर अगर कोई भी डिसकंटिन्यूएशन आ जाती है, अपनी जो बोन है वो कहीं से भी अगर ब्रेक हो जाती है, ठीक है, बोन के साथ साथ मसल्स और टेंडन्स भी डैमेज हो सकते हैं फ्रैक्चर के अंदर, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, जहां पे कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसके वेरियस कॉजेज होते हैं, ये कॉमन कॉजेज आप यूज कर सकते हो किसी भी तरीके के फ्रैक्चर के लिए। हालांकि फ्रैक्चर का अपन कॉजेज के बेसिस पे भी एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे चलकर। ठीक है। लोकलाइज डिजीज, कि मतलब बोन्स के पास में ही कोई अगर अपने को डिजीज देखने को मिले, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो अगर कोई हथौड़े की चोट हो किसी के, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो टिश्यू डैमेज होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकती है डिजीज। और एक है पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। इसका मतलब क्या है पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस का, कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो बोन्स बोन के टिश्यू हैं, बोनी टिश्यूज हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होने लग जाएगी, एप्सिस वगैरह फॉर्मेशन होने लग जाएगा, तो उसकी वजह से भी बोन के अंदर फ्रैक्चर होना पॉसिबल है। ठीक है। फ्रैक्चर अपन जनरली क्या समझते हैं कि किसी तरीके से हड्डी टूट गई सिर्फ, ठीक है, उस हड्डी के टूटने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक आ सकता है अपने पास में रिकेट्स, जो कि एक कॉमन डिजीज देखने को मिलती है, किस वजह किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स वाली प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और एक तरीके से उनका टूटना और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। ये शायद से तुम अपने जब पीडिया पढ़ोगे तो उसके अंदर भी रिकेट्स तुम्हें डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। किसी भी तरीके का सिस्ट हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, तो सिस्ट और ट्यूमर भी प्रोमोट कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्चर को। अगर वो बोन के पास में ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है तो वो बोन को जितना स्ट्रोंग होना चाहिए उतना स्ट्रोंग नहीं बनने देगा, उसके जो टिश्यू के पास में नरिशमेंट आ रहा होगा उस नरिशमेंट को हाईजैक कर लेगा बेसिकली, कोई भी सिस्ट या फिर अपना ट्यूमर होता है तो। ठीक है। ये हो गए कॉमन कॉजेज अपने को कि कोई भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है उनके लिए। उसके बाद में आता है इसका क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन तुम्हें यही दे दे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन समझाओ, लेकिन अपने पास में इजी तरीका है जिससे अपन पूरा क्लासिफिकेशन याद भी रख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे स्किन के ऊपर कोई चोट लगती है तो वो तो सुपरफिशियल चोट होगी, लेकिन अगर तुम्हें बोन को डैमेज करना है तो बोन के डैमेज के लिए डीप कट लगेगा। ठीक है। तो डीप कट ही अपन इसकी ट्रिक बना के याद करेंगे। डीप कट से अपने पास में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस के ऊपर डिफरेंट फ्रैक्चर हो सकते हैं, यहीं पे बात करते हुए चलते हैं सबकी। ठीक है।
जैसे डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज का अपनी जगह से हट जाना। ठीक है। और वो डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है फ्रैक्चर, कि जैसे मान लो ये दो बोन्स थी। ठीक है। इन बोन्स के अंदर अपने को फ्रैक्चर देखने को मिला, लेकिन ये बोन क्या है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई। अगर यहाँ पे क्रैक आया तो इस तरीके का यहाँ पे बोन के ऊपर एक क्रैक आ गया, लेकिन ये जो बोन की लोकेशन थी वो लोकेशन यही रहेगी। ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर रहेगा। यानी कि बोन के अंदर क्रैक तो है, डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन वो जो बोन थी वो अपनी जगह से नहीं हिली। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आएगा इसके अंदर ही, कौन सा, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ये डिस्प्लेसमेंट वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इसमें दूसरा आएगा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। उसके अंदर तुम्हारे बोन के अंदर क्रैक की वजह से या फिर किसी भी तरीके की चोट की वजह से जो बोन होगी वो अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस हो जाएगी, जहां पे उसको रहना चाहिए था उससे वो हट जाएगी। ठीक है। ये अपने दो आएंगे डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एक आएगा अपना इटियोलॉजी। इटियोलॉजी तो अपने पास में यहीं पे ही अवेलेबल है। जैसे तीन तरीके के कारण हो सकते हैं मेनली। ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है उसके अंदर, कि ट्रोमैटिक ट्रोमैटिक फ्रैक्चर। ट्रोमा का मतलब क्या है, कि किसी भी तरीके का आघात अगर उस बोन के ऊपर लगता है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। गिरने की वजह से हो सकता है, रोड एक्सीडेंट की वजह से, फाइट्स वगैरह के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल से, पैथोलॉजी वर्ड से ही अपन क्या समझते हैं, कि अपने बॉडी के अंदर किसी माइक्रोब का या फिर किसी भी तरीके की पैथोलॉजी हो गई है, कोई संप्राप्ति हो गई है कोई अन्य डिजीज की। ठीक है। कोई दूसरी डिजीज है जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर होगा। कैसे, अगर मान लो जैसे मैंने उसका तुम्हें एग्जांपल दिया, कैंसर का। ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस एक इस तरीके का कैंसर होता है जो कि प्रोड्यूस तो किसी एक लोकेशन पे हुआ है बॉडी के अंदर। ठीक है। लेकिन उस टाइम के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी क्या होता है, एक्सपेंड होता जाता है। ऐसे ट्यूमर को या फिर ऐसे कैंसर को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट होता है वो। ठीक है। तो मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो बॉडी के अंदर दूसरी दूसरी जगहों पे फैल जाता है, उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है। तो उस ट्यूमर की वजह से भी अपनी बोन्स क्या हो सकती है, वीक हो सकती हैं, जो कि अपने को एक टाइप के कैंसर के अंदर आगे देखने को मिलेगा। अपन जब आगे देखेंगे प्रोस्टेटिक कैंसर देखेंगे। ठीक है। तो प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर ये चीज बताई भी हुई है कि उसकी वजह से फ्रैक्चर देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि वो बोन्स को वीक कर देता है। ठीक है। किसी भी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से बोन क्या हो गई, वीक हो गई। उस वीक बोन के अंदर जो पैथोलॉजी की वजह से फ्रैक्चर होगा वो अपना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। यहां से एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी तुम्हें डेफिनेशन दे के पूछ सकता है कि ये किस तरीके का फ्रैक्चर होता है, तो तुम्हें आंसर करना होगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। ठीक है। यही बात नीचे समझा रखी है, ज्यादा उसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे अपने पास में आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर का ये मतलब होता है कि तुम किसी एक बोन के ऊपर या फिर कोई भी तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव एक ही बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर लगे जा रहा है, तो उस तनाव की वजह से जो फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। जैसे कि जो भी मार्चिंग करने वाले सोल्जर्स होते हैं। ठीक है। अब वो मार्चिंग करते हैं, उस वजह से क्या होता है, उनकी जो मेटाकार्पल्स होंगी, मेटाकार्पल बोन्स होती हैं जो अपने लिम्स के अंदर होती हैं। ठीक है। अब उन बोन्स के ऊपर क्या पड़ेगा, वो लगातार खड़े रहने की वजह से उन बोन्स के ऊपर तनाव पड़ता है बहुत ज्यादा। तो उस तनाव की वजह से उन बोन्स का ब्रेक होना पॉसिबल है। ठीक है। तो ये सारे फ्रैक्चर्स किस बेसिस पे थे, इटियोलॉजी के बेसिस पे, क्या कारण की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक है। तो ये अपने तीन टाइप्स के अपने पास में आए, ट्रोमैटिक, पैथोलॉजिकल और तीसरा कौन सा है, स्ट्रेस फैक्टर। ठीक है। इटियोलॉजी के बाद में अपने पास में नेक्स्ट कैटेगरी आती है एनवायरनमेंट के बेसिस पे। अब एनवायरनमेंट के बेसिस पे किस तरीके से हो सकता है, अपने माइंड में क्या आएगा, कि मतलब जो बोन है अपनी, उस बोन का एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उस रोड एक्सीडेंट के अंदर हो सकता है वो फ्रैक्चर तुम्हें विजिबल हो या ना भी हो। ठीक है। हो सकता है वो बोन बाहर ना निकल के आई हो। अगर बोन बाहर निकल के आ जाती है तो वो किस तरीके का होगा, ओपन फ्रैक्चर होगा। उस फ्रैक्चर के अंदर आपकी बोन क्या कर रही है, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रही है। वहीं दूसरा होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। उसके अंदर जो बोन थी वो अंदर ही है बॉडी के अंदर, वो क्रैक तो हो गई लेकिन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है। इसका मतलब वो डजेंट कम्युनिकेट विद द एनवायरनमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट अपने पास में आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। जो अपन ने बात करी है, अलग अलग बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इटियोलॉजी एनवायरनमेंट तक हो गया। एक आएगा अपने पास में पैटर्न और एक आएगा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी वाला सिंपल है, वो बताऊं अगर सबसे पहले,
तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक तो होता है सिंपल फ्रैक्चर, यानी कि अगर मान लो कोई भी, ये तुम्हारे पास बोन थी, ठीक है, उस बोन के अंदर हल्का सा ही एक क्रैक आया, ठीक है, तो उसको तुम्हें ट्रीट करना इजी रहेगा, क्योंकि तुम्हें सिंपली उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, इस तरीके से उस बोन को रोकना है कि वो बोन ज्यादा हिले डुले नहीं, ताकि ये जो टिश्यू है ये इजीली हील हो पाए, ठीक है। लेकिन वहीं ऐसा मान लो कि ये पटेला बोन है, ठीक है, जो नी कैप होती है ना हमारी घुटने के ऊपर, अगर मान लो किसी भी एक्सीडेंट के अंदर किसी इंसान की एक पटेला बोन बोन क्या हो गई, पूरी तरीके से क्रश हो गई, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एकदम, ठीक है। शब्द सुनाई देगा इसके अंदर से। मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, जो भग्न होते हैं, भग्न का कांड भग्न के अंदर कौन सा ऐसा भेद आता है जिसके अंदर शब्द सुनाई देता है? बताओ। आवाज आ रही है? चूर्णित। हाँ। तो चूर्णित भग्न के अंदर होता है ऐसा कि अपने को अगर फ्रैक्चर हो चुका है तो उस एकदम ये जो क्रश हो चुका है कंप्लीटली, उसका साउंड सुनाई देता है टच करने पर, ठीक है। तो उस तरीके का अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या उसको डिफिकल्ट नहीं होगा ट्रीट करना, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़े एकदम हो चुके हैं, उनको ट्रीट करना या फिर उनको जोड़ना काफी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो एक क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? इस बेसिस पर कि उसको ट्रीट करना कितना कॉम्प्लेक्स है या फिर कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पूरे क्लासिफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ड से भी नहीं तो इन वाले तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कि अगर मान लो एमसीक्यू के अंदर या फिर मैचिंग टाइप, मैचिंग तो नहीं आते शायद तुम्हारे, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकता है कि डेफिनेशन देख के कि ये किस टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक है, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, टोस्ट.com से बटरफ्लाई मंगवाई, कि मतलब बटरफ्लाई डिजाइन का कोई बैग या फिर कुछ भी सोच लो तुमने कहाँ से मंगवाया, टोस्ट.com से मंगवाया, ठीक है। तो टोस्ट से, टी से अपने पास में आ जाएगा ट्रांसवर्स, ओ से रहेगा ओब्लिक, एस से आएगा स्पाइरल फ्रैक्चर, कॉम से आएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, सेगमेंट से आएगा से आएगा अपने पास में सेगमेंटेड फ्रैक्चर, और बटरफ्लाई से आएगा बटरफ्लाई फ्रैक्चर। अब ये हो सकता है ट्रिक देखने में ऐसे लगे कि इसका क्या फायदा, लेकिन ऐसा होता है ना जब पांच छह टर्म्स अपने पास में एक साथ आ जाती हैं, तो काफी चांसेस रहते हैं कि उनमें से कोई एक या दो नाम अपन भूल जाए। तो एक अगर छोटी सी निमोनिक अपने पास में होगी तो कोई नाम अपना मिस नहीं होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि कौन से वाला किस तरीके का अपना फ्रैक्चर होगा। फोटोज से समझाता हूँ मेरे को एक बार। दिख रही है स्क्रीन? विजिबल है क्या डायग्राम? नो बॉस। एक सेकंड। ओके। अब दिख रहा है? हाँ बॉस। ओके। तो अपने पास में है ना, अलग अलग तरीके से फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहले जो अपने को दिख रहा है ये है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वाले के अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपली इसके अंदर क्या होगा कि जो बोन होगी वो बीच से या फिर कहीं से भी ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर टूट जाएगी, ठीक है। जो कि सबसे, अपन इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर फिट कर सकते हैं? सिंपल फ्रैक्चर के अंदर इसको फिट कर सकते हैं। एक होगा अपने पास में ओब्लिक, जैसे ट्रांसवर्स के अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर कटा, ओब्लिक के अंदर वो फ्रैक्चर कोई भी एंगल के ऊपर कट हो सकता है वो फ्रैक्चर, ठीक है। लेकिन अगर यही वाला ओब्लिक वाला अपने को दो जगह देखने को मिल जाए, जैसे मान लो एक, ये वाले दो ओब्लिक फ्रैक्चर हो गए ना, एक ऊपर की साइड कट लग गया, एक नीचे की साइड ओब्लिक फ्रैक्चर लग गया, ठीक है। तो ये वाली जो शेप बनती है यहाँ पर,
ये बटरफ्लाई के जैसे इसके बटरफ्लाई विंग्स टाइप की एक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई फ्रेगमेंट बोलते हैं, फिर बटरफ्लाई फ्रैक्चर। एक होता है स्पाइरल। स्पाइरल वाले के अंदर दूसरा डायग्राम नहीं है। स्पाइरल वाले के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो रजिस्टर से होते हैं ना स्पाइरल वाले, तो उस तरीके से बोन ट्विस्ट होकर ब्रेक हो जाती है। ठीक है। अब वो ट्विस्ट होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। ट्विस्ट होने की वजह से अगर बोन ब्रेक हो गई है तो एक स्पाइरल टाइप की शेप बनेगी उस फ्रैक्चर की, तो वो स्पाइरल फ्रैक्चर रहेगा। दो आते हैं जिनके अंदर कंफ्यूजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। वो एक तो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर और एक होता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा कि एक ही जगह पे ब्रेक हुआ है। ठीक है। फ्रैक्चर तो एक ही जगह पर है, लेकिन वो पूरे तरीके से क्रश हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे इस फ्रैक्चर को अपन देख सकते हैं, क्रैक तो ये एक ही जगह पे आया था, लेकिन बोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसको तुम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, अगर किसी के ऊपर रोड रोलर चल गया, ठीक है, तो वो बोन उस जगह से जहां पे भी वो चलेगी, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से क्रश हो जाएगी। वहीं जो सेगमेंटल वाला फ्रैक्चर होता है, उसके नाम को पकड़ते हैं अपन। उसके अंदर नाम क्या है, सेगमेंट वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बोन का सेगमेंट अपने पास में अलग से आ जाता है। जैसे फ्रैक्चर अपने को देखने को मिलेगा दो लोकेशंस के ऊपर। एक यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, ठीक है, दूसरा थोड़ी दूर के ऊपर दूसरा फ्रैक्चर होगा। अब इन दो फ्रैक्चर की वजह से, मल्टीपल फ्रैक्चर्स की वजह से, बोन का एक सेगमेंट ही पूरे तरीके से अलग हो जाता है। ठीक है। जो बोन का एक सेगमेंट सेपरेट हो गया। समझ में आए पांचों, छह जो भी थे। ट्रांसवर्स के अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन में कटा, ओब्लिक के अंदर साइड वाइज कटेगा। बटरफ्लाई सेगमेंट के अंदर मल्टीपल ओब्लिक फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। स्पाइरल के अंदर स्पाइरली बोन ब्रेक हो जाएगी। कम्युनिटेड के अंदर बोन क्रश हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल पीसीज बन जाएंगे उसके। ठीक है। सेगमेंटन के अंदर दो लोकेशंस के ऊपर अपने को फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक सेपरेट सेगमेंट अपने को देखने को मिल जाता है। ओके। अब देखो इनकी डेफिनेशंस क्या लिख सकते हो, जैसे फ्रैक्चर सीन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसवर्स लाइन। जो ओब्लिक वाला था उसके लिए ओब्लिक लाइन अपने पास होगी। स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर स्पाइरल शेप्ड होगा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है, उसके अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, कई सारे टुकड़े टुकड़े से हो जाएंगे। जैसे कि क्रशिंग फोर्स अगर कोई भी अप्लाई होता है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। एक होता है सेगमेंटल फ्रैक्चर, उसके अंदर दो फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं एक ही बोन के अंदर, लेकिन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। ठीक है। फिर लास्ट है बटरफ्लाई सेगमेंट, जिसके अंदर ओब्लिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, मल्टीपल है, एक सिंगल फ्रैक्चर नहीं है, मल्टीपल ओब्लिक फ्रैक्चर्स कोजिंग अ शेप सिमिलर टू बटरफ्लाई। ठीक है। इसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। ये क्लिनिकल फीचर्स वो ही हैं जो सिंपली अपने माइंड के अंदर आ भी सकते हैं आराम से, कि अगर बोन किसी की ब्रेक हो रही है तो उसको पेन होगा। उस लोकेशन के ऊपर अपने को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हील होगी बॉडी तो वहां पे स्वेलिंग आएगी। टेंडरनेस रहेगी। टेंडरनेस का मतलब होता है कि वो जगह एकदम मृदु हो जाएगी, और उस जगह पे जब हम टच करेंगे तो उस पेशेंट को पेन फील होगा। टेंडरनेस का मतलब ये है। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि बोन ब्रेक हो चुकी है तो जो वो कंटिन्यूअस थी वो कंटिन्यूअस नहीं रही। ठीक है। और जो बोन का फंक्शन था वो फंक्शन भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं, कि बोन अपना वो आक्षेपण वगैरह का काम नहीं कर सकती अब। ठीक है। एबनॉर्मल मोबिलिटी हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल मूवमेंट होती है उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। और बोन्स का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजिकल एग्जामिनेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन बोन्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है अपने पास में, एक्सरे। ठीक है। अब इसका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो बोन्स का होता है वो थ्री स्टेजेस के ऊपर अपने को देखने को मिलता है। अब थ्री स्टेजेस कौन से, इसके नाम रखने याद जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले अगर फ्रैक्चर होगा तो सबसे पहले कंडीशन कैसी डेवलप हो गई अपने पास में, इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो गई। ठीक है। उस इमरजेंसी के बाद में अपने को एक डेफिनेटिव केयर देनी पड़ेगी उस पेशेंट को। डेफिनेटिव केयर किस तरीके से देंगे, कि मतलब जो भी उसको अभी प्रॉब्लम आई है उसको ट्रीट करने के लिए एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यानी कि इमरजेंसी के अंदर तो अपन सिर्फ उसके जो पेन वगैरह होते हैं उसको ठीक करते हैं। डेफिनेटिव केयर का मतलब होता है कि जो कोज है ना उस बीमारी का, अपने को उस कोज को ट्रीट करना है, तभी तो वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो पाएगा। फिर होता है रिहेबिलिटेशन। यानी कि फ्रैक्चर अगर हो चुका है तो फ्रैक्चर को ठीक करने के बाद में वापस हमें पेशेंट को उसका नॉर्मल यूज करवाना है। जैसे अगर मान लो किसी की हड्डी टूट गई, कहाँ की, शोल्डर बोन के पास में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है। तो उसके अंदर तुमने उसे इमरजेंसी केयर भी दे दी, उसका शोल्डर ठीक भी कर दिया, लेकिन अब वो शोल्डर ठीक होकर एकदम स्टिफ हो चुका है, यानी कि वो ज्यादा मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस चीज का, ऐसे ट्रीटमेंट का फायदा ही क्यों हुआ फिर,
तो अपने को रिहैबिलिटेशन करवाना भी जरूरी है, यानी कि जो सामान्य यूज था उस बोन का वो प्रॉपरली कर पाए पेशेंट। इन 3 फेजेस के अंदर अपन बोन का जनरल मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों फेजेस को ही अब अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा है, इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर के अंदर अपने पास में एक आती है बोन्स के लिए राइस थेरेपी। ठीक है, राइस थेरेपी का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है रेस्ट टू पार्ट। जिस भी बोन के पार्ट के अंदर चोट आई है उस बोन के पार्ट को अपने को क्या देना है, रेस्ट करवाना है, ताकि वो ज्यादा मूवमेंट वगैरह ना हो। स्प्लिंटिंग कर सकते हैं उसके अंदर, जो मैंने तुम्हें बताया था कि वो लकड़ी वगैरह। स्प्लिंटिंग के लिए कौन से वृक्ष का प्रयोग किया था, एक तो अर्जुन का प्रयोग किया था, प्लक्ष का प्रयोग किया था। ऐसे पेड़ों की छाल का प्रयोग कर रहे थे अपन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन स्प्लिंटिंग जो मॉडर्न की जैसे भी होते हैं उस तरीके से करेंगे। फिर होती है आइस थेरेपी। आइस थेरेपी स्वेलिंग को रोकने के लिए, कंप्रेशन है वो भी स्वेलिंग को रोकने के लिए, और एलिवेशन है वो भी स्वेलिंग को रोकने के लिए है। ठीक है, आइस थेरेपी के अंदर बेसिकली आइस का यूज ही किया जाएगा स्वेलिंग को रोकने के लिए, कंप्रेशन के लिए उसको दबा के रखा जाएगा। और एलिवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस भी जगह पे तुम्हारा फ्रैक्चर है, ठीक है, उस फ्रैक्चर को इस तरीके से प्लेस किया जाएगा ताकि, देखो मैं बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे तुमने देखे होंगे कभी कोई मूवी वगैरह के अंदर कि कोई पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लेटा हुआ है, एक पैर उसका नीचे है, दूसरा पैर ऐसे करके हैंग कर रखा होता है। ठीक है, अब उसको हैंग करके रखने का क्या रीजन हो सकता है कि जो बोन का ये पार्ट है जिस जगह से टूटा हुआ है वो हार्ट के ऊपर लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो ब्लड का फ्लो वापस कहाँ भेजती हैं, हार्ट के अंदर भेजती हैं। अगर वो नीचे होता, हार्ट से नीचे की साइड रखते अपन उसको, तो वेन्स से वापस ब्लड हार्ट तक आना मुश्किल रहता। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखी है उस चोट चोट वाली साइड के ऊपर। उस इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई ठीक से वापस नहीं आएगा तो वो वहां पर स्वेलिंग रहेगी और ब्लड क्लॉट होने के चांसेस भी इंक्रीज रहेंगे। तो इस वजह से एलिवेशन करना जरूरी होता है, यानी कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है उस अफेक्टेड पार्ट को आपको हार्ट के लेवल से ऊपर के लेवल पे रखना पड़ेगा, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो वेनस का बैक फ्लो है वो इजीली हो पाए। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट फेज इमरजेंसी केयर वाला कंप्लीट। इसके बाद में अपने पास में आते हैं सेकंड फेज डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर के अंदर अब अपने को उसकी बोन को ठीक करना है। अपन ने आइस थेरेपी वगैरह करके उसकी स्वेलिंग को रोक दिया, लेकिन अब उस बोन का क्या फायदा अगर वो ठीक ही ना हो तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 3 स्टेप्स का फॉलो करेंगे। रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। रिडक्शन का मतलब ये है कि जैसे भी वो बोन मूव कर रही है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हो चुका है तो वो लूज हो चुकी है, जैसे नॉर्मली बोन रहती है वो वैसे नहीं रहेगी। अब वो फ्रीली मूव करेगी वो बोन, तो उस फ्रीली मूवमेंट को अपने को रोकना है रिडक्शन के थ्रू। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि रिडक्शन आपने बोन का कर दिया, आपने बोन को रोक लिया। ठीक है, जैसे मान लो हाथ से ही पकड़ के रख लिया उस बोन को जहां से वो टूटी हुई है, फिर उसको इमोबिलाइज करना पड़ेगा। यानी कि आपने तो एक बार उस बोन को पकड़ के रखा हुआ है लेकिन छोड़ते ही तो वो वापस गिर जाएगी, है ना। तो इमोबिलाइज करना पड़ेगा, यानी कि उस जो रिड्यूस आपने किया है उस रिड्यूस को बनाए रखना है। तो उसको क्या कहते हैं, इमोबिलाइजेशन। फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि अब बोन को आपने अगर रोक के भी रखा है तो उस बोन का जो फंक्शन है वो फंक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस फंक्शन को आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए रिडक्शन का मतलब सबसे पहले क्या आ गया, ऐसी टेक्निक जिसके अंदर आप डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को एक प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हो। अलाइनमेंट का मतलब पता है ना, कि मतलब अगर मान लो इस तरीके से बोन की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, तो आप ये वाली बोन की स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे अगर क्रैक है, तो आपने इसको इस तरीके से बांधा है कि जो इसकी अलाइनमेंट है ना ये एकदम सीधी रहे। ठीक है, इसकी एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं हो कि ये वाली बोन ऐसे टूटी लेकिन वो जुड़ते वक्त इस तरीके से रख दिया आपने कि ऊपर नीचे चली गई। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट को एक साथ रखना जरूरी है, प्रॉपर अलाइन करना है, उसके उसी के बाद में ही वो रिडक्शन वाला स्टेप अपना कंप्लीट होगा। अब ऐसा करने के लिए अपने पास में 2 मेथड्स होते हैं। आप बोन को रोकने के लिए नॉन ऑपरेटिवली भी कर सकते हो, बिना ऑपरेशन के भी कर सकते हो, और ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो ओपन रिडक्शन होगा, और अगर ऑपरेशन के बिना वो काम हो गया तो क्लोज्ड रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओपन रिडक्शन नाम से ही समझो, ज्यादा अपने को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। कि ओपन का मतलब क्या हुआ कि आपने वो जो घाव वाला एरिया था उसको ओपन करा, उसके बाद में नट बोल्ट वगैरह अंदर लगाए उस बोन के, उसके बाद में उसको बंद करा। तो ये कैसे हो गई, ऑपरेशन वाली हो गई। क्लोज्ड वाली के अंदर
कि वो बोन अंदर ही है, आपने उसको खोला नहीं, और उस क्लोज्ड पार्ट को ही आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन वर्ड को इसी से याद रखना कि उस चीज, उस बोन को उसकी ओरिजिनल जगह पर जचाना। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है इमोबिलाइजेशन, जो मैंने बताया कि जो टूटी हुई बोन है उसका मूवमेंट आपने क्या कर दिया, मूवमेंट रोक दिया आपने उसका, अब वो मूव नहीं करेगी। ठीक है। ये दो तरीके से किया जा सकता है, नॉन ऑपरेशनल भी हो सकता है और ऑपरेशनल भी हो सकता है। ऑपरेशनल वाला जैसे मैंने अभी बताया था कि रोड प्लेट्स वगैरह ये सब चीजें लगाई जाती हैं। ऐसे सुना होगा ना किसी के मतलब बोन्स के अंदर अगर कभी हो जाता है फ्रैक्चर वगैरह तो रोड वगैरह डलती है। तो रोड्स प्लेट्स स्क्रू अगर ये लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल मेथड। यानी कि ऑपरेशन करके आपने उस बोन को ओपन किया जहां पे डिफेक्ट था, और वहां पे आपने रोड और स्क्रू वगैरह लगा के उसको एक पोजीशन प्रोवाइड कर दी प्रॉपर, ताकि वो हिले नहीं। उसके बाद में फिर से ऑपरेशन होता है जिसके अंदर उन्हें निकाला जाता है। तो वो क्यों डाली गई थी, ताकि जो जॉइंट था वो इमोबाइल हो जाए, वो हिले नहीं। ठीक है। नॉन ऑपरेशनल वाले मेथड होते हैं जिसके अंदर आप सिंपली क्या करते हो, उन चीजों को बाहर से ही बांधने की कोशिश करते हो, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कास्ट इमोबिलाइजेशन। कास्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से, जैसे मान लो ये हाथ था। ठीक है। एक सेकेंड। ये हाथ था तो हाथ के शेप का ही आपने क्या बनाया, उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया, तो वो क्या कर दिया, उसका कास्ट इमोबिलाइज कर दिया। पीओपी की मदद से ये किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्लिंग का यूज भी करते हैं, जैसे मान लो हाथ वगैरह पे अगर किसी के चोट लग जाती है, तो जैसे गर्दन के चारों तरफ इस तरीके से स्लिंग बांधा होता है ना, यहां से करके एल शेप के अंदर ये बांधा जाता है। तो ये स्लिंग वाला इमोबिलाइजेशन भी किया जाता है, वो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नॉन ऑपरेशनल के अंदर। स्ट्रैपिंग होता है, स्ट्रैपिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आपके ये फिंगर्स के अंदर कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उन फिंगर्स के जैसे बैंडेज टाइप की बांधी जाती है उन, मतलब अगर मान लो इस वाली एक बोन के अंदर फ्रैक्चर था किसी भी तरीके का, तो आपने बगल वाली फिंगर का यूज करके उसको स्ट्रैप कर दिया, उसके साथ में बांध दिया, ताकि उसकी जो अलाइनमेंट है वो सीधी रहे। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैपिंग बोलते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, फिंगर फ्रैक्चर्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके डायग्राम सर्च कर लेना एक बार क्लास के बाद। ठीक है। अब जो पीओपी वाला है उसके अंदर भी एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है यहाँ से, कि इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे अपने को देखने को मिलता है इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन। क्योंकि अगर मान लो पीओपी लगाया गया है, तो वो पीओपी अगर मान लो उसकी फिटिंग ठीक तरीके से ना हो, तो आपका हाथ इतना स्ट्रोंग तो है नहीं कि वो, अगर वो एक्सपेंड होगा तो पीओपी को ही खोल देगा। वो पीओपी तो पत्थर की तरीके से हो जाता है एकदम। तो अगर वो टाइट रहेगा तो वो वहां की जो वेन्स होंगी उन वेन्स को कंप्रेस कर सकता है, और अगर वेन्स को कंप्रेस कर देगा तो उसकी वजह से जो सर्कुलेशन होती है वो सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड हो सकता है प्लास्टर सोर्स। प्लास्टर सोर यानी कि छाले हो सकते हैं प्लास्टर के अंदर, किस वजह से हो सकते हैं, अगर मान लो उसके अंदर ठीक तरीके से पैडिंग ना हो, यानी कि कॉटन वगैरह या फिर जो भी था सॉफ्ट टिश्यू उसके अंदर नहीं लगाया गया था पीओपी के अंदर, या फिर कोई फॉरेन बॉडी उसके अंदर एंटर कर जाती है, बैक्टीरिया वगैरह, तो हल्का फुल्का कट लग के उसके अंदर क्या हो सकता है, छाले वगैरह भी हो सकते हैं, और अदर कोई इन्फेक्शन भी अपने को देखने को मिल सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसके, पीओपी के। एक होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। ये अपन कौन सी बात कर रहे हैं, अपन सेकंड स्टेप के ऊपर है जहां पर अपन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आपने थर्ड स्टेप क्या लिया, प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, कि जिस भी तरीके से वो बोन थी उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन अफेक्ट ना हो। ये कैसे हो सकता है, जब जितने भी टाइम तक वो पेशेंट आपके पास है आप उसको क्या करवाओ, फिजियोथेरेपी करवाओ। फिजियोथेरेपी करवाने से क्या होगा कि जो जॉइंट्स ठीक हो रहे हैं ना, वो ठीक होते होते भी मूवेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आप उसको भगाना शुरू कर दिया। उसके हाथ की जो हल्की फुल्की मूवमेंट्स होती हैं, जो कि सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, तो वैसे सूक्ष्म व्यायाम आप करवा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर ओपन फ्रैक्चर वुंड है, जैसे अगर दो तरीके के अपन ने फ्रैक्चर देखे थे, ओपन और क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो ओपन फ्रैक्चर कैसा हो सकता है, जो कि बाहर की तरफ आ चुकी है बोन, तो उसके अंदर आपको वुंड को भी क्लियर करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि टिटनस का चांस भी है। फिर एनाल्जेसिक्स देने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। बोन ग्राफ्टिंग भी करवानी पड़ सकती है। बोन ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि कोई दूसरी बोन का या आर्टिफिशियल बोन भी लगाई जा सकती है वहां पे, या फिर नेचुरल बोन का भी यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो बोन ग्राफ्टिंग का मतलब है कि कोई दूसरा टिश्यू यूज करते हैं अपन, ताकि उस टूटी हुई बोन की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके। थर्ड स्टेप अपने पास में आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब यही है कि उस बोन के ठीक होने के बाद में
जो पेशेंट है वो ठीक तरीके से वापस अपने बोन को काम में ले पाए। ठीक है, उसके लिए अपन क्या क्या करवा सकते हैं? जॉइंट का मोबिलाइजेशन, यानी कि जैसे सूक्ष्म व्यायाम करवाते रहना उन जॉइंट्स का। बोन का मोबिलाइजेशन नहीं है, बोन का तो अपन ने इमोबिलाइजेशन करवाया है, लेकिन जॉइंट का मोबिलाइजेशन है। मतलब समझ गए होगे? जैसे मान लो ह्यूमरस किसी की ब्रेक हुई है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट होता है ये इसकी ह्यूमरस ब्रेक हो गई यहाँ पे, रेडियस अल्ना थी इसकी। ठीक है, अब इस ह्यूमरस के अंदर यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो यहाँ पे तो आपने इसके इमोबाइल कर दिया कि यहाँ से तो मूवमेंट को रोक दिया, लेकिन इस जॉइंट की मूवमेंट करवाते रह सकते हो सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू। ठीक है, तो उस जॉइंट का मोबिलाइजेशन करवाना है, ताकि उस जॉइंट के अंदर क्या ना हो जाए, स्टिफनेस ना हो जाए। ठीक है, कि आयुर्वेद में भी अपन देखते हैं ना कि कफ की वृद्धि किस वजह से होती है। अगर कोई चीज रखी रहे, अगर मान लो आलसी आदमी वो बैठा बैठा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये जॉइंट भी हिलेगा नहीं तो इसके अंदर भी कफ की वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, स्तब्धता आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जेंटल एक्टिव एक्सरसाइजेस का यूज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, और गेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं। गेट ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर मान लो किसी के पैर के अंदर फ्रैक्चर है, तो वो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उस प्रॉपर पोस्चर को या फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर को बनाने में अपन उसकी मदद कर रहे हैं थेरेपी के थ्रू। उसको क्या बोलेंगे, गेट ट्रेनिंग बोलेंगे। इस तरीके से अपने क्या हो जाएगी, रिहैबिलिटेशन करवा देंगे पेशेंट का अपनी। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है बोन्स का जो कॉमन मतलब फ्रैक्चर की डेफिनेशन, फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन भी सारे कंप्लीट हो गए, और मैनेजमेंट ऑफ बोन्स भी हो गया। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट बोन्स इसके बाद में।